हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको सेकेंड एक्सरसाइज का बेसिक्स बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इजी है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको बहुत इजीली नंबर मिलेंगे इसमें। तो और आप समझ भी जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और आपको क्या निकालना है, क्या लेके आना है। जो आपको आंसर है वो क्या है आंसर, तो उस पर फोकस करेंगे। तो इसमें हम एक एक करके 6 प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, उन 6 प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हुए, यह हमें दिया हुआ है पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से। अगर मान लो, अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए 2 3 4 5 6 7 1 2 3, सिंपल सी एक मैट्रिक्स मैंने ली। कहते हैं आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। मैंने कहा हाँ जी निकाल देंगे, कोई ना कोई एक नंबर आ जाएगा के, डन। कहते अब अगर आप इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, मान लो आपने इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज समझ आता है ना क्या होता है बेटा? रोज एंड कॉलम्स का इंटरचेंज। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आया, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो हमेशा सेकंड कॉलम में आएगा और थर्ड रो हमेशा थर्ड कॉलम में आएगा। देखो मैट्रिक्स सेम है दोनों, बस ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज है। तो अब अगर आपने इसका भी डिटर्मिनेंट निकाला तब भी वैल्यू सेम ही आएगी। आप इसको एक्सपेंड करो या इसको एक्सपेंड करो, तब भी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी ऑलवेज सेम। दोनों केसेस में आपकी जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो सेम आएगी। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। इसको इंग्लिश में बोला भी गया है, इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, then also the value of determinant remains unchanged। अगर आप रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज भी करते हो, ऐसे जो ट्रांसपोज बताया मैंने, तब भी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये नॉर्मल ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, ये उसका ट्रांसपोज करके निकाला, तब भी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमेशा सेम आएगी। आप करके देख सकते हो आराम से, चाहे तो चलो हम एक सौ करके भी दिखाते हैं आपको। जैसे हम ये वाला मैट्रिक्स है हमारे पास, ये अलग और ये अलग, दोनों का निकालते हैं। तो इसका अगर हम आपको लिए डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो R1 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या लेंगे, पहले 2 लिया तो बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो क्या बचा हमारे पास 6 7 2 3। अब हम सेकेंड रो से करते उससे करते हैं 3 से एलिमेंट, तो ये -3 आ जाएगा। तो -3 के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास 5 7 1 3। फिर +4 से करेंगे बेटा, +4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 5 6 1 2। अब आप इसका जल्दी से डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 6 3 18 -14। ये -3 पता था ना माइनस क्यों आता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे करके। सिर्फ डायगोनल वालों के साइन चेंज नहीं होते हैं, ये डायगोनल ये, बाकी सबके साइनल चेंज हो जाएंगे। 15 -7, 4 टाइम्स ऑफ 10 -6, तो ये आया बेटा 2 × 4 3 × 8 प्लस 4 × 4, तो ये आया बेटा 8 -24 प्लस 16। सीधा सीधा आंसर क्या आ गया इसका, तो 0 आ गया है। कोई बात नहीं, इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हमारे पास, इसको भी एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर देते हैं। जब R1 से एक्सपेंड किया तो 2 लेंगे, 2 के साथ क्या आएगा बेटा 6 2 7 3, -5 ले लेते हैं 3 2 4 3, +1 ले लेते हैं बेटा 3 6 4 7। अब इसको भी जल्दी जल्दी करके दिखाते हैं आपको। 18 -14, अब आप इंटेलिजेंट हो गए हो सारे के सारे। 9 -8 +1 21 -24, 2 टाइम्स ऑफ 4 -5 टाइम्स ऑफ 1 +1 टाइम्स ऑफ -3, 8 -5 -3 0। देखो वैल्यू हमेशा दोनों से सेम ही आएगी। इफ the rows and columns are interchanged, then also the value of determinant remains unchanged। सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं अब हम लोग। सेकेंड प्रॉपर्टी की जब हम बात कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिंपल सिंपल सी 3 चीज़ें दी हुई है। ठीक है, अगर कभी भी आपको एक डिटर्मिनेंट मिल जाए जिसके कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम
आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल जुड़वा, सेम सेम 1 2 3 1 2 3 नज़र आ रहा है, तो सीधा डिटर्मिनेंट 0 लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलो कि फर्स्ट रो एंड R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब जुड़वा, अगर है तो सीधा उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का 0 आ जाएगा। दूसरा, एक्सपेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, बोल सकते हैं कोई भी दो रो सेम नज़र आया सीधा 0। दूसरा, हम कब 0 बोल सकते हैं, जब कोई भी दो रो प्रोपोर्शनली इक्वल हो, जैसे मैं बोलता हूँ 1 1 1 2 2 2, अगला कुछ भी हो 5 6 7। देखो R1 और R2 क्या है, प्रोपोर्शनली इक्वल है। देखो 1/2 1/2 1/2 आ रहा है ना, तो ये भी प्रोपोर्शनली इक्वल है, तो यहाँ भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसको भी बोल सकते हैं बेटा हम R1 एंड R2 आर प्रोपोर्शनली इक्वल। होता ये भी वही है, आइडेंटिकल वाला ही होता है। जैसे कैसे आइडेंटिकल बोल सकते हो आप, सर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से सेकंड रो में से, जैसे आपने सेकंड रो में से 2 कॉमन लिया तो ये भी 1 1 1 बच गया। अब R1 और R2 आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए बिल्कुल, तो इसीलिए ये और ये सेम ही होता है। एक और इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो 1 2 3 है, इन सबका डबल क्या होता है 2 4 6, और ये कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा वाला हमारे पास, अब देखो R1 एंड R2 आर प्रोपोर्शनली नहीं दिख रहा किसी बच्चे को तो कोई नहीं, कॉमन ले लो, आप इसमें से कॉमन ले सकते हो। मैट्रिक्स में तो क्या होता है, किसी भी एक रो या एक कॉलम में आप कॉमन लेते हो। मैट्रिक्स में क्या होता है, किसी भी एक रो या मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई भी एक नंबर अगर कॉलम लेना तो उसके हर एलिमेंट में से कॉमन लेना पड़ता है। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है बेटा, इसमें आप किसी भी एक रो में से भी ही कॉमन लेंगे, एक रो में से ही कॉमन लेंगे। इसमें से अगर आपने 2 कॉमन ले लिया, फिर इसमें से भी ले सकते हैं अलग से अगर मिल रहा है तो मैट्रिक्स अलग है, डिटर्मिनेंट अलग है। मैट्रिक्स में हर एलिमेंट में से कॉमन ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक रो या किसी भी एक कॉलम में से एक बारी में हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर इसमें से 2 कॉमन लिया आप लोगों ने, तब भी 1 2 3 बचेगा, आइडेंटिकल बचेगा हमारे पास, तो भी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, सिंपल। तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी है इसमें 1 2 और ये 3, किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाए, 0 0 0 5 6 9, तब भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। 3 जगह वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होगा हमारे पास, जब किसी भी एक रो या एक कॉलम के जब सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तब भी वो 0 हो जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या सीखा आप लोगों ने, कोई भी दो रो आइडेंटिकल होते हैं तो 0 हो जाएगा, कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम कुछ भी प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं तो 0 हो जाएगा, या किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तब भी वो 0 हो जाएगा। वेरी गुड, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं अब हम, समझ आया होगा आप लोगों को शायद। जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, अगर कभी किसी भी एक मैट्रिक्स में या डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे ये मैं ले लूँ 5 6 7 8 9 1 2 3 1, ये एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास, कुछ भी, ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट है हमारा। जब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे, एक डिटर्मिनेंट है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक आंसर निकल कर आएगा ही आएगा। बट अगर मैं आपको पहले बता दूं इसमें कि वो अलग चीज़ है, उसके अलावा अगर आप किसी भी एक रो या एक कॉलम में अगर कोई नंबर आप लाते हो, जैसे मान लो आपने इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके आपका आंसर आ गया ये जो भी आया, डन। अब कहते हैं कि अगर किसी एक रो में आप कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं कहता हूँ सर मैंने फर्स्ट रो में m मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मैंने कहा वेरी गुड, अगर आप फर्स्ट रो में m मल्टीप्लाई करते हो तो ये भी डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी m से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो भी आएगी m से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सीधा सीधा, इसमें कुछ भी नहीं करना। अगर कोई भी एक रो, इस प्रॉपर्टी का नाम है कि इफ एनी कांस्टेंट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय एनी रो और एनी कॉलम, देन ऑल्सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। हिंदी में क्या बोलेंगे, अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम में कोई भी अगर हमें कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी एक रो में, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, किसी भी एक रो में कोई एक कांस्टेंट नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। अगर आप सर कहते दूसरी रो में भी मल्टीप्लाई करना है मेरे को, ना कर लो बेटा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर आप सेकंड रो में आप के मल्टीप्लाई कर देते हो, के, तो यहाँ पर भी के मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ आया हमारे पास। ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास। जैसे मान लो, जस्ट एज्यूम करो एक डिटर्मिनेंट है आपका ये 5 6 3 2 1 5 6 7 8, मैं जस्ट ऐसे ही ले रहा हूँ। मान लो इसका डिटर्मिनेंट आपका आ गया 10, मान लो इसका डिटर्मिनेंट एज्यूम किया मैंने
ये एजम्पशन है, बोलेंगे सर ने डिटर्मिनेंट गलत निकाला है, काफ़ी लोग क्रिटिसाइज तो बहुत होता ही है, ठीक है। तो एजम्पशंस क्या है, हम एज्यूम किया है हमने, मान लो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 10 है, मान लो। अब अगर आप किसी भी एक रो या एक कॉलम में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे मान लो फर्स्ट रो में मैंने k मल्टीप्लाई कर दिया, सर डिटर्मिनेंट है, एक ही रो में मल्टीप्लाई कर सकते हो या एक ही कॉलम में, सब में नहीं कर सकते, किसी भी एक रो में एक बारी में। अगर आपने फर्स्ट रो में k मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आई थी ना बेटा, वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है। किसी भी एक रो या एक कॉलम में अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, हमारे पास थर्ड के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे हमारे पास कि किसी तरीके से अगर ऐसे हमने लिखा है, जैसे a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस डी, और 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसको हम डिटर्मिनेंट हमें निकालना है जिसका। तो इसमें अगर कहीं पर भी एक जगह आपको नज़र आ रहा है कि यार ये बहुत मल्टीप्लाई, बहुत बड़ा बड़ा नंबर हो गया है, दो दो इतने बड़े, a प्लस बी, b प्लस सी आ गया है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड मतलब हम बात करेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक ये और एक ये, जिसमें मैंने कहा जो सबसे बड़ी वैल्यू है किस में आ रही है, इसमें आ रही है ना बड़ी वैल्यू, a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस डी, जो बड़े बड़े नंबर्स है। ये तो सिंपल है, 1 2 अलग सेपरेट सेपरेट है, तो इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ये 1 2 3 4 5 6 ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 ही रहेगा। बस ये जो है हमारे पास ये सेपरेट हो जाएंगे, ए बी सी इधर आ जाएगा और ये बी सी डी इधर आ जाएगा, ए बी सी इधर और बी सी डी इधर, बस सिंपल है हमारे पास ये। अब दोनों का आप अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल दो। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या बोलते हैं, सर ये तो ऐड कैसे होगा सर, आप जब इन्हें ऐड करूँगा सर, देखो ए प्लस बी तो ए प्लस बी हो गया सर, 1 + 1 सर 2 होना चाहिए सर। मैंने कहा बेटा ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स में तो आप इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, मतलब इसको इससे ऐड, इसको इससे ऐड, इसको इससे ऐड, करस्पॉन्डिंग मतलब जो लास्ट वाला उसको लास्ट वाले से ऐड कर दो, तो सेकंड लास्ट से ऐड कर लो। डिटर्मिनेंट में यू कैन नॉट डू लाइक दिस, मैट्रिक्स में यू कैन डू लाइक दिस। मैट्रिक्स में आप ऐसे ऐड कर सकते हो, पर डिटर्मिनेंट में कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसका अलग डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, इसका अलग डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और जब दोनों का डिटर्मिनेंट निकल जाएगा उसके बाद आप इन दोनों को प्लस कर सकते हो, पहले प्लस नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहाँ मान लो बीच में माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ गया हमारे पास, माइनस आ गया, तो कुछ नहीं होगा, सिंपल यहाँ माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये प्लस है तो प्लस और ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये फोर्थ प्रॉपर्टी कर सकते हो। अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, इट्स वेरी वेरी इजी प्रॉपर्टी, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लो कि ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, सिंपल सा एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब अगर मान लो कभी भी किन्हीं भी दो रो को इंटरचेंज किया जाए, मान लो कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आया बेटा, के आया, एक्सपेंड किया, डिटर्मिनेंट निकाला, के आया, कोई भी कांस्टेंट नंबर आएगा। मैट्रिक्स तो एक अरेंजमेंट होता है रोज एंड कॉलम का, बट डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट एक नंबर आता है, उस मैट्रिक्स को सॉल्व करके एक रियल नंबर आता है हमेशा। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू निकाला हमने, के निकाल दिया। अब अगर हम बात करें किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर ले, देखो किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को इंटरचेंज, यहाँ मैंने दोनों तरफ एरो लगाया है, दोनों तरफ, बच्चे एक तरफ लाए, गलती करवा देते हैं इसमें कभी कभी। अगर किसी भी दो रो या दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड रो को मैंने इंटरचेंज किया, तो सेकंड रो की जगह फर्स्ट रो आ जाएगी और फर्स्ट रो की जगह सेकंड रो आ जाएगी, सिंपल। तो क्या होगा भाई, सेम रहेगा आंसर, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज हो जाती है तो आंसर सेम रहेगा, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर पहले प्लस आ रहा होगा तो अब माइनस आ जाएगा, और अगर माइनस आ रहा होगा तो प्लस आ जाएगा। पहले माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। अब फिर से इंटरचेंज कर दो, सर फिर से इंटरचेंज कर देते, मैंने कर दो, कितनी मर्जी बार भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। अब R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हो, मान लो सेकंड रो और थर्ड रो को। अब सेकंड रो और थर्ड रो को जब आपने इंटरचेंज किया है तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंजेस आना नहीं है, रो चेंजेस सेकंड और थर्ड में आना है। तो थर्ड रो जो थी वो सेकंड की जगह आ गई
और सेकंड रो जो थी वो थर्ड की जगह आ गई। सिंपल, सेकंड रो थर्ड की जगह और थर्ड रो सेकंड की जगह आ गई। अब उसका डिटर्मिनेंट वापस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। मतलब जितनी बार उसको आप इंटरचेंज करोगे R1 R2 को, जितनी बार, अब आप C1 C2 भी कर सकते हो इसी केस में, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आप रो ही कर सकते हो, रो के बाद अगले स्टेप में कॉलम नहीं कर सकते, इसमें कॉलम भी कर सकते हो। जैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने किया है मैट्रिक्स में 3.4 में, उसमें तो हम लोग या तो रो करेंगे तो रो ही करेंगे सारा, कॉलम करेंगे तो कॉलम ही करेंगे, बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। आप एक स्टेप में रो, दूसरे में कॉलम, तीसरे में रो कर सकते हो, कोई पूछेगा नहीं, कहीं पर भी कोई भी रो लगाओ। अब जैसा ये हमारे पास आ गया, तो जितनी बार आप इसे इंटरचेंज करेंगे उतनी बार ये हमारे पास चेंज होता जाएगा। एंड तो सबसे आखिरी प्रॉपर्टी जो है, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये समझ गया ना बेटा क्या होता है। इफ एनी टू रोज, इंग्लिश में ही बोल देता हूं और हिंदी में भी, इफ एनी टू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स और ऑफ डिटर्मिनेंट is interchanged, if any two rows are interchanged then the sign of the determinant is change। ठीक है, अगर किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हो, अपनी जगह बदलते हैं, तो जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की उसका साइन चेंज हो जाएगा। सिर्फ अगर वो पहले 10 आ रहा होगा तो -10 आ जाएगा, और -10 आ रहा होगा तो फिर 10 हो जाएगा। तो मैं जितनी बार चेंज करूंगा उसका साइन चेंज होगा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। गॉट इट। इसका हम यूज बाद में वेक्टर वगैरह, ट्रिग्नो और 3D ज्योमेट्री में भी करेंगे, वेक्टर में भी करेंगे, क्या होता है ये चीज़, मतलब ये होता है तो वहाँ यूज़ भी होगा। अब आ जाओ हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी पे, सबसे इजी प्रॉपर्टी है ये। जितने भी आपने प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हो जो 3.4 में लगाई थी मैट्रिक्स में, कि हम R1 की जगह बेटा R1 + R2 + R3 कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। C1 की जगह C1 - C2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। C3 की जगह C3 + 2 टाइम्स ऑफ C2 कर सकते हैं, जितना मर्जी, ये सारी प्रॉपर्टीज अब लग सकती है इसमें। बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर हम पहले C3 यूज़ कर रहे हैं तो C3 ही आएगा, यहाँ पे C2 - C3 नहीं कर देंगे। अगर C1 पहले है तो C1 ही पहले आएगा, R1 पहले है तो R1 ही पहले आएगा। ठीक है, तो इस केस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन सभी केसेस में, जैसे अगर R3 को चेंज कर रहे हो आप, तो R3 में से ही करेंगे जो भी करेंगे। हाँ, 2 टाइम्स ऑफ R3 कर सकते हो, पर R3 - 5 टाइम्स ऑफ R1 भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप R1 R3 कर रहे हो तो R3 को ही चेंज करेंगे। समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, एक ही स्टेप में दो प्रॉपर्टी भी लगाते हैं। सर देखो, R1 की जगह R1 - R2, एंड उसी स्टेप में R2 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं R2 - R3। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही स्टेप में दोनों कर सकते हो प्रॉपर्टी। बट इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पे R1 को चेंज कर रहे हो तो इस पूरे के अंदर R1 नहीं होना चाहिए, दिस मस्ट नॉट बी देयर। R1 must not be used in second part। सेकेंड पार्ट में R1 का यूज़ नहीं होना चाहिए। एक ही स्टेप में दो स्टेप कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, कर सकते हो। R1 की जगह R1 - R2, क्योंकि दो बार स्टेप में करो ना, जैसे एक बार इधर R1 की जगह R1 - R2 करोगे, फिर अगले स्टेप में R2 में से R2 - R3 करोगे, तो दो स्टेप बन जाएंगे इतने बड़े बड़े। तो बेटर ऑप्शन क्या है आप, कि एक ही स्टेप में दोनों भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, इसमें गलत नहीं होगा। बट ये नहीं कि आप पहले स्टेप में R1 को अगर चेंज कर रहे हो तो R1 यहाँ नज़र ही नहीं आना चाहिए कहीं पर भी, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ। तो बस यही हमारे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो इनको अच्छे से 4 बार करेंगे बैठ के, जो जितना ज़्यादा करोगे उतना आपको समझ आएगा। दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितनी बार रिपीट करोगे और अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों के। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।